एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली क्लास में हमने एक प्रमेय किया था 1.4। उसमें हमने √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने इसको प्रूफ किया था। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था कि इसको परिमेय संख्या माना था। परिमेय संख्या मतलब कि p/q के इक्वल माना था, कि p/q के फॉर्म में है। √2 को हमने परिमेय संख्या माना था, रेशनल नंबर माना था, और p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या को। और मैंने इसमें क्या बताया था कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। एक कंडीशन इसमें ये है। और p और q सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। मैंने ये बताया था आपको, सह अभाज्य संख्या मतलब कि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है एक होगा, मतलब एचसीएफ क्या होगा, कॉमन गुणांक जो होगा, उभयनिष्ठ गुणांक एक होगा, और एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। मैंने ये पॉइंट बताया था। और पी और क्यू क्या है, यहाँ पे पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। एक पॉइंट इसमें ये था। इस कंडीशन को मानने के लिए ये सब कंडीशन हमें माननी पड़ेगी कि अगर परिमेय है तो ये सब चीज़ें इसमें रखनी पड़ेगी कि क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। पी और क्यू का एचसीएफ अगर लेंगे, सहभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ 1 आएगा, और पी और क्यू पूर्णांक है, इंटीजर है। देखिए ये कंडीशन हमने माना था। फिर मैंने क्या बताया कि क्यू को एक साइड ले जाइएगा, और p/√2 एक साइड, इनका स्क्वायर करके क्या होगा, p²/2 आएगा क्यू स्क्वायर की वैल्यू। हाँ, पहले केस में क्या है, पहला केस क्या बताई थी मैं कि 2 से, हमने एक प्रमेय उससे पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हमने माना था p अगर a² को विभाजित करती है तो यही प्राइम नंबर उस संख्या को, उसके स्क्वायर को विभाजित करती है, a के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वही प्राइम नंबर अपना अभाज्य संख्या a को भी विभाजित करेगी। यही प्रमेय अपना इसमें भी लगेगा कि 2 अगर p² को विभाजित, क्योंकि ये पूर्णांक है मतलब कि 1 2 3 4 5 आएगा, दशमलव पॉइंट में तो आएगा नहीं, नंबर नहीं, तो फिर इसका मतलब ये है कि q² पूर्णांक है, q पूर्णांक है, ये हमें पता है यहाँ से। तो q पूर्णांक है, अगर 2 पूर्णांक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। पॉइंट में थोड़ी आएगा कि 4 4.2 4.3 ऐसे तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि q का स्क्वायर भी पूर्णांक है। अगर q² पूर्णांक है तो q² का ही ये मान है, तो ये भी पूर्णांक होगा। ये पूर्णांक है, इसका मतलब ये है कि अगर p² पूर्णांक है, मतलब कि पूर्णांक आने के लिए, ये दशमलव में ना आने के लिए p² ऊपर जो होगा उसको 2 अच्छी तरीके से विभाजित कर देता होगा, 2 p² को पूर्णतः विभाजित कर देता होगा। तो 2 p² को विभाजित कर सकता है, तो यही 2 p को भी विभाजित कर देगा। एक केस ये निकला था कि p को भी विभाजित कर देगा, तो हमने मान लिया था कि p² अगर m1 है, ये इनको विभाजित कर लेगा, मतलब कि कोई पूर्णांक ही आएगा। अगर ये विभाजित हो जाएगा तो ये पूर्णांक ही आएगा, तो m1 मान लिया था। तो ऐसे क्या कर दिया, 2m1 मान लिए थे। हाँ, p²/2 था, तो p² की वैल्यू ये p की वैल्यू p/2, अगर दो p को अच्छे तरीके से विभाजित कर सकता है, मतलब पूर्णतः विभाजित कर सकता है, तो m1, तो p का वैल्यू m1 था। सेकंड केस में क्या किए थे हम लोग कि q²/2 केस लिए थे कि q को भी 2 अच्छे तरीके से विभाजित कर सकता है, तो ऐसे q निकल गया था 2m2। हाँ, फिर p/q किए थे तो 2 इसमें कॉमन आ गया था, उभयनिष्ठ गुणांक एक आ गया था, कॉमन 2 आ गया था, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इससे क्या कर दिया हम लोग प्रूफ कि अगर इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, एक था, इसमें 2 आ गया, एचसीएफ जिसका 1 होगा, सहभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, इसमें 2 आ गया, मतलब कि ये क्या है, p/q के फॉर्म में हमने जो माना था पहली बार, जो स्टार्टिंग में हमने मान के चला था, वो उसको क्या हो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट है। ये जो हमने माना उसका उल्टा हो रहा है, मतलब कि हमने जो माना था स्टार्टिंग में कि p/q परिमेय संख्या है, ये प्रूव कर रहा है कि परिमेय नहीं है। तो फाइनली हमारा निकल गया कि ये अपरिमेय ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझे होंगे पिछली क्लास में। अगर उसको समझ गए हैं तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला इस क्लास में। सिर्फ क्या है, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 है, तो आप 3 लिख लीजिएगा कि अगर 3 है तो 3 से आप काम करिए, कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो दूसरे तीसरे क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत ही नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि उस क्लास को आपने समझा है अच्छे से। अगर नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, फिर इस पर आइएगा, उसमें मैंने पूरा क्लियर किया अच्छे से। अब देखिए, मैंने बोला कि अब हम इसमें क्या करेंगे कि माना एक साइड से लिखती हूँ, बहुत स्पेस लेगा इसमें, लिखती हूँ माना √3 परिमेय है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मतलब कि √3 को हम, आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा लिख रही हूँ, √3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। q यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा,
पी व क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है, सहभाज्य है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, ये भी हमें क्लियर है, पूर्णांक है। ये हमारी पॉइंट्स क्लियर हुए यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि क्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू √3 इंटू क्यू क्या होगा, पी होगा। फिर क्यू को इस साइड ही रहने देंगे, पी बाई √3 कर देंगे, इसके स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग मतलब कि इसको स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि वर्ग करने पे, दोनों पक्ष में वर्ग करने पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अच्छे से लिखिएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये पहला केस बना। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए अब यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं पॉइंट्स। देखिए मैंने बताया था कि क्यू एक पूर्णांक है, क्यू क्या है, क्यू एक पूर्णांक है। चूँकि क्यू एक पूर्णांक है इसलिए क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। देखिए अगर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो पूर्णांक ही ना होगा। अगर क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर का ही ये मान है ना, तो ये भी पूर्णांक होगा, इसलिए पी स्क्वायर बाई 3 भी पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है, अगर इसका मान पूर्णांक आ रहा है, मतलब कि 3 ये डिवाइड में दिया। देखिए पी स्क्वायर बाई 3 को हमने बोला कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक है मतलब कि इसका मान पूर्णांक ही आता होगा। तो मतलब 3 पूरे, जैसे 9 है यहाँ पे, नीचे 3 है, 3 तिहाई 9, तो 3 पूर्णांक है ना, तो ये ऊपर का ऐसा मान होगा ना जो 3 से पूरी तरह से कट जाता होगा, तभी ना पूर्णांक वो बनता होगा। तो देखिए अगर पी स्क्वायर भी पूर्णांक है तो इसका मतलब ये है कि 3 पी स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्या बोल सकते हैं, 3 पी को भी विभाजित करेगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ। 3 पी को भी विभाजित करेगा, मतलब कि अगर हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 पी को भी विभाजित करेगा, मतलब कि जो मान यहाँ पे आएगा वो क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई मान आएगा जो m1 पूर्णांक होगा। इस 3 अगर पी को विभाजित कर रहा है, मतलब पूर्णांक ही आ रहा है, तो ये m1 क्या है, मान लिया हमने m1 आया मान इसका, तो m1 यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक होगा। हाँ m1 पूर्णांक होगा। अब p का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 3m1 आ जाएगा। एक समीकरण इसको मान लिया। ये जो p का मान है इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो सॉरी ये 2 है इक्वेशन। p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 3m1 का स्क्वायर, 3m1 का होल स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से क्या जाएगा, 9m1 का स्क्वायर बाई 3। फिर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर का मान, ये 3 से एक 9 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3m1 स्क्वायर आ जाएगा। यही आ जाएगा ना, क्यू स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 3m1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा इस साइड। देखिए अब यहाँ पे क्या आया, क्यू स्क्वायर क्या है, 3m1 का स्क्वायर है। हाँ अब मैंने पहले केस में क्या लिखा हमने कि पी स्क्वायर के नीचे 3 है। अब सेकंड केस में क्यू स्क्वायर के नीचे 3 ले आएंगे और m1 का स्क्वायर कर देंगे। हाँ ये हो जाएगा। इसको समीकरण 3 इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखिए यहाँ पे देखिए m1 एक पूर्णांक है, चूँकि m1 एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, तो क्यू स्क्वायर बाई 3 भी पूर्णांक होगा, क्योंकि ये पूर्णांक है तो ये भी मान पूर्णांक ही होगा। क्यू स्क्वायर बाई 3 पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है, अगर इसका मान पूर्णांक आता है तो 3 ऐसी संख्या क्यू होगी जिसका स्क्वायर करने पे 3 से पूरा तरीके से कट जाता होगा, मतलब विभाजित हो जाता होगा। तो क्या है इसका मतलब कि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, करता है।
तो 3 Q को भी विभाजित करेगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ ये। देखिए वही चीज़ है, देखिए 3P को स्क्वायर को विभाजित करता है, 3P को भी विभाजित करेगा। ये हमने प्रमेय में पढ़ा था, ये क्लियर हुआ। 3Q को विभाजित करेगा मतलब कि Q, अगर Q को विभाजित करता है 3 तो कोई पूर्णांक ही वैल्यू आती होगी, तो उसको मान लिया M2। M2 क्या है यहाँ पे, पूर्णांक होगा। इस अगर 3 9 को यहाँ पे मान लीजिए Q 9 है, तो 9/3 है, 3 तिहाई 9, तो पूर्णांक ही ना आएगा यहाँ पे। अगर ये विभाजित कर रहा है तो रिमाइंडर शेष पर तो 0 बचता होगा, तो कोई पूर्णांक ही आता होगा। हाँ, तो हमने Q को ऐसे कर दिया कि 3M2 ये मान लिया, इसको हमने मान लिया चौथा समीकरण। दूसरा समीकरण, चौथा समीकरण देखिए। अब देखते हैं यहाँ पे कि दूसरा समीकरण और चौथा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, P का मान है 3M1, हाँ, और Q का मान है 3M2। ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है। हाँ, अगर P/Q को हम रखें तो 3M1/3M2 आया। हमने पहले क्या बोला कि P/Q के फॉर्म में अगर है √3, तो P/Q के फॉर्म में है तो इसके बीच का सहअभाज्य है, तो मतलब कि HCF 1 है। और इसका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा इसका HCF, इसमें उभयनिष्ठ गुणांक क्या है, उभयनिष्ठ गुणांक है 3, गुणनखंड है 3। HCF इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 3 आ रहा है, हमने माना था कि P/Q है परिमेय संख्या, तो वो P और Q सहभाज्य रहेंगी। बट इसमें सहभाज्य है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ रहा है, इसमें उभयनिष्ठ गुणांक 1 नहीं आ रहा है, इसमें उभयनिष्ठ गुणांक 3 आ जा रहा है, जिससे HCF 3 बन जा रहा है। अब क्या होगा, हमने पहले बोला कि ऐसा होना चाहिए, परिमेय है तो ऐसा होगा, बट परिमेय है तो ऐसा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अपना जो हमने माना कि परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। हम लास्ट में ऐसे लिख देंगे कि हम फाइनली ये बोल देंगे कि हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी, हमारी पूर्व कल्पना, हमारी यहाँ पे ये लिखेंगे पहले कि चूँकि जो है P व Q का उभयनिष्ठ गुणांक लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, हाँ, जो कि असहभाज्य नहीं है, जो कि सहअभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। तो हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अगर गलत है तो अतः इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। इसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने साफ साफ बता दिया आपको कि P/Q के फॉर्म में चाहिए। इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसको मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने रेशनल नंबर, इरेशनल, परिमेय, अपरिमेय सब समझाया ना, तो सब क्लियर किया है कि क्यों 0 के बराबर नहीं हो सकता Q। P/Q इसमें क्या है, सहभाज्य होंगे। P/Q पूर्णांक है, ये आपको पता है। तो P/Q के रखना हमने फॉर्म में। देखिए हमारा P और Q, हमारा मेन टारगेट क्या है, देखिए कि P व Q का मान ऐसा होना चाहिए जो सहभाज्य हो। सहअभाज्य मतलब कि इनका गुणनखंड करो ना तो फिर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक, वो तो सभी के साथ कोई भी नंबर 2 और 3 का मल्टीप्लाई 2 × 1 3 × 1, एक तो सबके साथ कॉमन होता, वही हमारा एक कॉमन जो है, जिसके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, उसके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन है, तो HCF एक ही आ सकता है। तो ऐसा करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक बार P के लिए कुछ ऐसे इक्वेशंस बनाएंगे कि जिससे हम P का वैल्यू निकाल सकें 3, ऐसे इस टाइप से। ऐसे Q के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो पहली बार क्या करेंगे कि P के नीचे √3 को रखेंगे, इसको स्क्वायर करके वो प्रमेय यूज़ करेंगे कि 3P स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, 3P को भी विभाजित करेगा। ऐसे इक्वेशन बनाएंगे। फिर सेकेंड टाइम पे क्या करेंगे, Q के नीचे इस 3 को रखेंगे, जिससे कि हम सेकेंड इक्वेशन से Q का भी मान निकाल सकें। P व Q का मान निकला तो हमने प्रूव कर दिया कि ये उभयनिष्ठ गुणांक इसमें 1 नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, और √2 में 2 आ रहा था। ऐसे √5 कर लेंगे तो उसमें 5 आ जाएगा। उसमें कुछ भी आपको ऐसा दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये प्रमेय याद है, ये वाला प्रमेय कि 3 कोई अभाज्य संख्या कोई पूर्णांक को, कोई भी है, उसका स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वही अभाज्य संख्या
उस वैल्यू को भी, उस नंबर को भी विभाजित करेगी पूर्णतः। ये क्लियर है, और ये कंडीशन आपको पता है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। भले बहुत बड़ा दिखता है ये क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको डाउट करेगा ये क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी एक √5 का भी आपका क्वेश्चन है ना, उसको भी मैं कराऊंगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।